Hello friends, I hope all are doing well. Last class में we had just finished discussion about audit plan. Audit plan क्या होता है, ठीक है, क्या क्या points मेन कवर होते हैं audit plan में, ठीक है. Basically all those things which are required for an effective and efficient audit plan. ठीक है, क्योंकि हम ऑडिट प्लानिंग और स्ट्रैटेजी ऑडिट प्रोग्रामिंग यानी कि चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे थे, तो हमने अपनी फर्स्ट क्लास जो चैप्टर नंबर 2 की थी उसमें ऑडिट प्लान को लेके डिस्कशन किया था. बेनिफिट्स क्या होते हैं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं. आज जो हमें डिस्कशन करना है वो करना है ऑडिट स्ट्रैटेजी पे, कि ऑडिट स्ट्रैटेजी मेनली क्या होता है. तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मतलब समझिए ऑडिट स्ट्रैटेजी का, ठीक है. सबसे पहले हमें ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे एक आपको आइडिया देना है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी मेनली होता क्या है. आपने ये वर्ड कई बार सुना है स्ट्रैटेजी, कई बार आपने सिर्फ ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं उसके अलावा भी आपने कई बार सुना है. ओके, सो बेसिकली व्हाट डज ऑडिट स्ट्रैटेजी कंप्राइज ऑफ? It is a combination of audit approach to be used, resources to be used, to be allocated, to be managed, what should be the timing of audit, the way how the audit engagement is to be proceeded with together with all the engagement partners, engagement team members. तो वो होता है audit strategy. हमें ऑडिट करते टाइम क्या अप्रोच यूज करनी है, कैसे रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, ऑडिट का टाइमिंग क्या होना चाहिए, कैसे ऑडिट एंगेजमेंट को मैनेज करना है, वो ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है वेदर ही इज यूजिंग अ रिस्क बेस्ड अप्रोच और अ टॉप डाउन अप्रोच. वो डिपेंड ऑडिटर के ऊपर होता है, ठीक. अब इसमें बहुत सारे टेस्ट्स भी होते हैं, टेस्टिंग होती है ऑडिट्स में. हम लोग आगे अपने आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे कि कई तरह के टेस्ट्स जो हैं ऑडिटर को परफॉर्म करने होते हैं. वो टेस्ट्स डिपेंड करते हैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स भी, एंड किस तरह का बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस है, किस तरह की टेस्टिंग करनी है. सैम्पलिंग करनी है तो सैम्पलिंग किस हिसाब से करनी है, वो पूरा टाइम फ्रेम मैनेज करना, वो सारे पार्ट्स फॉर्म करते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी के, ठीक. ऑडिट स्ट्रैटेजी अगर सही होगी तो उससे रिस्क मिनिमाइज होंगे, ऑडिट डेडलाइंस मीट आउट होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल आपको आइडिया होगा ही, बट अगर नहीं भी है तो भी मैं बता दूं, जीएसटी के जितने भी रिटर्न्स जाते हैं सबकी एक प्रॉपर डेडलाइन होती है, एक ड्यू डेट होती है. इनकम टैक्स के रिटर्न्स जो जाते हैं, टैक्स ऑडिट के केस में प्रॉपर एक डेडलाइन होती है. टैक्स ऑडिटेड नहीं है उसमें भी एक डेडलाइन रहती है. कंपनीज के केस में जो फॉर्म सबमिट होने की बात होती है उसमें सब में एक डेडलाइन होती है. तो सब में हर किसी चीज में ऑडिट स्ट्रैटेजी ही काम आती है, ठीक. क्योंकि हम एज एन ऑडिटर वी हैव टू मैनेज ना हाउ टू कंडक्ट आवर ऑडिट, हाउ टू इनिशिएट द प्रोसेस, go with the flow and then finish in a proper manner. Otherwise we'll not be able to meet our deadlines, we'll not be able to finish our work on due dates, we'll always fall short of time. And that is why right audit strategy is required, so that our resources can be allocated in such a manner that our work is completed in an efficient and effective manner, in an efficient and effective way, ठीक. तो अब ये हमारा मॉड्यूल की लैंग्वेज क्या कहता है, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल प्रिस्क्राइब किया है उसकी लैंग्वेज क्या लिखी है वो देखते हैं. सबसे पहले तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान. हमने ऑडिट प्लान तो सेट कर लिया, जो हमने ऑडिट प्लान की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि हर एक ऑडिटर को अपना वर्क प्लान करना होता है ऑडिट कंडक्ट करने से पहले, ताकि वो एक लेआउट सेट कर ले कि उसे ऑडिट करना कैसे है.
उसके बाद बात आती है ऑडिट स्ट्रैटेजी की। यानी कि ऑडिट स्ट्रैटेजी में बेसिकली एक स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट सेट होता है। क्या स्कोप, यानी कि बिजनेस या एंटरप्राइज का साइज क्या है, उस हिसाब से ऑडिट का स्कोप क्या होगा, हमें किस हिसाब से प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करते हुए ऑडिट करना है, प्रोसीजर्स को प्रोसेस में लाते हुए, वर्किंग स्टेट में लाते हुए किस तरह से ऑडिट करना है, फिर हमारा ऑडिट का टाइमिंग क्या होना चाहिए। बिजनेस एंटरप्राइज का साइज इतना बड़ा है कि उसके कम से कम 4 से 5 ब्रांचेस हैं, सबका ऑडिट करना है, तो टाइमिंग अब हमने फिक्स किया कि हमें 10 से 12 दिन में कंप्लीट करना है। डायरेक्शन, किस तरह से सुपरविजन रहेगा, कैसे किसको डायरेक्शन देना है, कौन से मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे, कौन से टीम मेंबर्स में अब आर्टिकल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होने हैं, फिर सेमी क्वालिफाइड सीएस कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, तो ये सारी चीजें कवर होंगी। ठीक है, तो अब प्रोसेस क्या होता है ऑडिट स्ट्रैटेजी का, जो ऑडिटर को हर वे में असिस्ट करता है, हर वे में हेल्प करता है। ठीक है, ताकि उसका रिस्क भी मिनिमाइज हो ऑडिट करते टाइम और प्रोसीजर्स भी अच्छे से कैरी आउट हो। तो क्या प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस की यहाँ पे बात करी है जो भी हम पढ़ेंगे, जिसके बाद हम एक इलस्ट्रेशन भी कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल भी ये चैप्टर में मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, जैसे अभी ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी टॉपिक हम कवर करेंगे ऑडिट में, इट मे बी पॉसिबल दैट you people start feeling monotonous. The topic may not be interpreted or understood in a manner which it should be done. ठीक है, there may be cases where you people may feel like that the topic is going out of the mind, or it is not, I am not able to comprehend it. It's difficult for me to comprehend, but please keep patience in this particular subject. Audit requires a lot of patience. You may feel boring, you may feel sleepy studying, but still you have to stick to it because it's a part of your CA curriculum. And there are times that you may feel like giving up, but still you need to stick to, you need to focus, forgetting everything else, because in every theory subject, whether it is law, whether it is audit, or even in practical plus theory subjects like SFM, accounts, and all these things, in CA final, even in CA intermediate or CA foundation, you just need to keep this thing in mind that theory subjects, in theory subjects, you need to work more and more harder because it's difficult. It's sometimes it becomes quite tough to score well in theory subjects. In practical, you may be able to score very well, but in theory, it requires a lot of effort, which should not be missed out in any context. ठीक है, तो इसलिए कोशिश यही करिए कि आप फोकस्ड रहें थ्योरी सब्जेक्ट्स में। थ्योरी बहुत ही आराम से ध्यान से पढ़िए, भले ही आपको एक टॉपिक में, जैसे आपने आज ऑडिट प्लान उठाया, आपको ऑडिट प्लान, आपने सोचा कि आज ऑडिट प्लान कवर करेंगे हम, तो भले ही अगर आप ऑडिट प्लान भी उठा रहे हैं, उसको कवर करने का सोच भी रहे हैं, तो फिर आप एक टाइम पे ये मत सोचिए कि हम ऑडिट स्ट्रैटेजी भी पढ़ लेते हैं आज। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट एक बार में डेवलप हो गया है, ऑडिट प्लान पढ़ना है, कवर करना है, कंप्लीट करना है, तो उसे अच्छे से कंप्लीट करिए। क्वालिटी स्टडी करिए, ना कि क्वांटिटी स्टडी। क्वालिटी स्टडी करेंगे तो उसमें आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर करेंगे, आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप एक एक पर्टिकुलर टॉपिक में आप बहुत ही अपने एफर्ट्स लगा के आप उसे इतने अच्छे से स्टडी करेंगे कि आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप क्वांटिटी में बिलीव करेंगे कि सब कुछ पढ़ लें एक बार में, तो वो बाउंस भी मारेगा आपके
एक बार में समझ भी नहीं आएगा, एक बार में लर्न भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स में। फिलहाल हम ऑडिट स्ट्रैटेजी पे थे, तो ऑडिट स्ट्रैटेजी में सबसे पहले क्या प्रोसेसेस होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें है रिसोर्सेज का। Resources to deploy for specific audit areas such as the use of appropriately experienced team members for high risk areas or involvement of experts on complex matters. अब एक ऑडिट फर्म के लिए रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिसोर्सेज उसके खुद के स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जो उसकी कॉम्पिटेंट पर्सनल होता है, उसके लोग होते हैं जो वहाँ जॉब करते हैं, वहाँ एम्प्लॉयड होते हैं, वही तो वो उस पर्टिकुलर ऑडिट फर्म के सीए फर्म के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये देखना है कि कैसे वर्क असाइन करना है, बेसिकली कैसे किस एरिया में किसे असाइन, किसे वर्क डेलीगेट करना है। ठीक है, और जितने भी एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स हैं, मान लीजिए उस टीम में, एंगेजमेंट टीम में 2 पार्टनर्स ऐसे हैं, एक को 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनकम टैक्स में और एक जीएसटी प्रैक्टिशनर है पिछले 2-3 साल से, और साथ में वो टीडीएस एक्सपर्ट भी है। तो इस तरह से उनकी नॉलेज को कैसे यूज करना है रिस्क एरियाज में, जितने भी हाई रिस्क एरियाज हैं, और उनके कंसल्टेंसी को इन्वॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स मैटर्स में, एक्सपर्टीज को इन्वॉल्व करना है, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं, थोड़े से टफ मैटर्स हैं जिसको रिजॉल्व करने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है और अच्छी खासी एडवाइस भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, तो उनकी एक्सपर्टीज यूज हो उसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Amount of resources to allocate to specific audit areas such as the number of team members assigned to observe the inventory count at material locations, the extent of review of other auditors' work in the case of group audits, or the audit budget in hours to allocate to high risk areas. सबसे पहले जो, अब देखिए ये वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे आपको इसमें कीवर्ड्स याद रखने हैं, तभी आप पूरे पॉइंट को रिमेंबर कर पाओगे, पॉन्डर कर पाओगे। अब की पॉइंट सबसे पहला क्या था? रिसोर्सेज डिप्लॉय करना स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज में। एक चीज इसमें याद कर ली, जैसे कि टीम मेंबर्स की एक्सपर्टीज, तो बाकी चीजें अपने आप फ्रेम हो जाएंगी। उसके बाद रिसोर्सेज डिप्लॉय करने के बाद अमाउंट क्या होना चाहिए रिसोर्सेज का, कि कौन से कितने टीम मेंबर्स, पहले तो हमने रिसोर्सेज की बात की कि रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, दूसरी बात कितने नंबर एलोकेट करने हैं, इन्वेंट्री काउंट में कितने लोग लग जाएं, कितने लोगों की एक्सपर्टीज चाहिए, कितने लोगों की कोऑपरेशन चाहिए इन्वेंट्री काउंटिंग में। ठीक है, एट मटेरियल लोकेशंस। उसके अलावा दूसरे ऑडिटर का वर्क रिव्यू करना। मान लीजिए बहुत सारे ब्रांचेस हैं, सब में अलग अलग ऑडिटर इन्वॉल्व हैं, जॉइंट ऑडिट का केस है, तो उसमें दूसरे ऑडिटर का भी वर्क देखना, कंसिडर करना, उसे भी एनालाइज करना। बजट क्या होना चाहिए आवर्स के हिसाब से। ठीक है, इतने घंटे में इतनी जैसे लगभग जितने भी रिस्की एरियाज हैं, जो हाई रिस्क या प्रोन एरियाज हैं, वल्नरेबल एरियाज हैं, उनमें क्या बजट रहना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है ऑडिटर का रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगेंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, हर तरफ से ऑडिटर की पूरी तरह से एफर्ट्स लग जाएंगे, तो उसमें क्या बजट रहना चाहिए घंटों के हिसाब से। फिर इन रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना कब है? ठीक है, कट ऑफ डेट्स में करना है कि इंटरिम ऑडिट स्टेज पे करना है। मान लीजिए कोई ऑडिट हो रहा है, ठीक है, जीएसटी ऑडिट हो रहा है, मान लीजिए जीएसटी ऑडिट की अभी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ड्यू डेट कब है? 30 सितंबर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 30 सितंबर है, मान लीजिए जीएसटी ऑडिट करवाना है, तो कैसे करवाना है? स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ना, तो उसमें रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, फिर कितने लगाने हैं, फिर कैसे कब लगाने हैं। देखिए 4 क्वेश्चंस हैं जो एक आप हिंदी में फ्रेम कर सकते हैं। क्या? रिसोर्सेज लगाने हैं, कितने लगाने हैं, कब लगाने हैं, और कैसे
लगाने हैं, कैसे उन्हें सुपरवाइज करना है। यही वो 4 पॉइंट्स हैं जो ऑडिट स्ट्रैटेजी का पार्ट बनते हैं, प्रोसेस का पार्ट बनते हैं। तो अब थर्ड पॉइंट ये कहता है कि हमें लगाने कब है रिसोर्सेज। अब जीएसटी ऑडिट 30 सितंबर को है, तो अभी से ही हमें रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे ना। क्लाइंट बहुत बड़ा है, उसका टर्नओवर बहुत अच्छा खासा है, प्लस उसकी ब्रांचेस भी हैं, तो जीएसटी ऑडिट करने में ये चीज़ ऑडिटर को देखने की कितने दिन लग जाएंगे। मान लीजिए उसने टाइम फ्रेम देखा तो उसे लगा कि 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, तो उसने अभी से ही अपने स्टाफ को लगा दिया, क्योंकि उसे बाकी क्लाइंट्स भी तो मैनेज करने हैं ना। और जो भी लास्ट डेट्स होंगी कट ऑफ डेट्स में, यानी कि अब 30 सितंबर से 2-3 दिन आप पहले जाइए, 26, 27, 28 सितंबर के आसपास ऑडिटर या जो सीए होगा वो तो यही चाहेगा ना कि हमारे आर्टिकल्स, हमारा स्टाफ ऑफिस में रहेगा, ऑफिस में रह के वर्क कंप्लीट करे डेडलाइन में। उस टाइम पे वो क्लाइंट ऑफिस नहीं भेजता है, जितने भी लास्ट वर्किंग डेज होते हैं पर्टिकुलर किसी ड्यू डेट के। तो वो तो यही कहेगा कि अभी ही जितना हो सके पॉसिबल हो काम कंप्लीट हो जाए, ऑडिट क्लाइंट प्लेस पे जाके करना है तो वो हो जाए। उसके बाद रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना है, सुपरवाइज कैसे करना है। अब ऑडिटर ने डिसाइड किया कि हमें अपने स्टाफ को आज से ही क्लाइंट प्लेस पे भेजना है, तो अब उन्हें पूरा पूरा सुपरवाइज करेगा, वो डायरेक्ट करेगा कि कैसे काम करना है। ठीक है, अब उसमें टीम ब्रीफिंग कर देगा, वो मीटिंग्स उसकी होल्ड होंगी, एंगेजमेंट पार्टनर और मैनेजर वगैरह रिव्यू कैसे करेंगे, ऑन साइट ऑफ साइट रिव्यू, ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज वगैरह ये सब देखे जाएंगे। वो तो तब होगा जब रिसोर्सेज डिप्लॉय हो जाएंगे। अब उन्हें किस तरह से डायरेक्शन देना है, मान लीजिए स्टाफ को किस तरह से, टीम को किस तरह से हमें ब्रीफ करना है पहले कि ऑडिट कैसे होगा, फिर आपको कैसे प्रोसेसेस कैरी आउट करने हैं, प्रोसीजर्स करने हैं, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। फिर हमारे में हम में से कोई एक पार्टनर जो है विजिट करेगा साइट इस दिन पे, इन 2 दिन के बीच में रैंडम विजिट कर सकता है। सैम्पलिंग बेसिस में चेकिंग करनी है, कैसे चेकिंग करनी है, तो उसके बारे में पूरा आइडिया ले डाउन करेगा। ठीक, तो ये सब काम किसका होगा, ये एंगेजमेंट पार्टनर बताएगा अपने टीम मेंबर्स को। दिस इज व्हाट इज ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑल अबाउट। ठीक, कि रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं, कितने हो रिसोर्सेज, फिर उनका टाइमिंग क्या हो, कब डिप्लॉय करने हैं और कैसे उन्हें मैनेज करना है। तो ये आपके कीवर्ड्स बन जाएंगे, रिसोर्सेज डिप्लॉय। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट क्या था, कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। थर्ड पॉइंट, कब डिप्लॉय करने हैं या कब एलोकेट करने हैं। फोर्थ पॉइंट, कैसे उन्हें मैनेज करना है, कैसे उन्हें डायरेक्शन देना है। तो ये कुछ आपके कीवर्ड्स हो गए इसमें। अब इसमें जो मैंने अंडरलाइन किया है, जैसे रिसोर्सेज कैसे मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करना है, इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। अब इलस्ट्रेशन दे तो दिया है, बट उसके आंसर में लिखा है रेफर पैरा 1.2 फॉर सोल्यूशन। आपको ऐसे नहीं लिखना एग्जाम में। क्वेश्चन ये है कि ऑडिटर जो है कंपनी का, वो वरीड है कि हमें रिसोर्सेज कैसे मैनेज करने हैं ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। तो आप समझ गए, आपने कीवर्ड्स अगर याद रखे हुए हैं, इफ दोज कीवर्ड्स आर देयर इन योर माइंड, just after reading the question quickly you will be able to guess that what the question is talking about, and I'll be able to answer in a very effective and correct manner, है ना। तो अब आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया कि ऑडिट स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, ऑडिट स्ट्रैटेजी के प्रोसेस की बात हो रही है। क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड क्या है, अब मान लीजिए रिक्वायर्ड में ये चीज ना भी लिखी हो कि हाउ द ऑडिट स्ट्रैटेजी वुड बी हेल्पफुल, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ द कीवर्ड्स आर देयर इन योर माइंड। तो सोल्यूशन में आपको पूरा ऑडिट स्ट्रैटेजी का प्रोसेस देना है। उसके बाद आप केस स्टडी बेस्ड आंसर लिखेंगे कि by referring to this audit, the process of audit strategy, the auditor will be able to solve his issue of managing the key resources as to or regarding the employment or how they should be employed to conduct the audit. ठीक है, he'll be able to solve his issue, his major issue of management of key resources to conduct the audit. सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है।
इसके बाद जो पॉइंट डिस्कस हुआ है वो हुआ है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। हमने ऑडिट स्ट्रैटेजी का प्रोसेस तो देख लिया, अब हमें उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसे हमें प्रोसेस में लेके आना है। तो वो कैसे देखेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। उसमें बेसिकली बात हुई है, तो इसमें जो पॉइंट्स दिए ना, साथ साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है, पहला पॉइंट ये दिया है कि सबसे पहले एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें एक तो वर्ड्स ही इतने ज़्यादा ऐसे यूज हुए हैं सोफिस्टिकेटेड टाइप कि आप ये एग्जाम में याद कैसे रहेंगे। सिंपल है, 2-3 बार जब आप रीड कर लोगे ये वर्ड्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे। अब जैसे इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, तो इसमें बात क्या हो रही है, फीचर्स देखने हैं एंगेजमेंट के दैट डिफाइंस इट्स स्कोप। मतलब क्या हुआ, मतलब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे जब आपको इजीली समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल में लिखा है द एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज including the number and locations of components to be included, nature of business segments to be audited, expected use of audit evidence obtained in previous audits। देखिए सबसे पहले कोई भी नया ऑडिट स्टार्ट करने से पहले एक सीए क्या करता है, वो अपनी सोच घुमाता है, उसका एक थॉट प्रोसेस चलता है, उसमें वो ये सोचता है कि प्रीवियस ऑडिट में हमने कैसे कैसे अपने प्रोसीजर्स कैरी आउट किए थे। No matter, businesses are different, businesses, the size of the business is different, the scope of audit shall be different, but still he analyzes in his mind what all he had done in the previous audits, in the last audits. How did he obtain the audit evidence, how did he worked by checking the various internal controls and carrying out risk procedures, risk assessment, risk mitigation procedures। तो वो चीज़ वो याद करेगा प्रीवियस ऑडिट्स को देखते हुए। फिर इस ऑडिट में बिजनेस सेगमेंट किस तरह का ऑडिट करना है, जैसे मान लीजिए पिछली बार उसने एक ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी तो उसका ऑडिट किया था। ठीक है, इस बार जो उसे ऑडिट मिला है वो मान लीजिए किसी ट्रेडिंग कंसर्न का मिला है, वो भी टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल की ट्रेडिंग कंसर्न है जिनकी 6-7 ब्रांचेस हैं, उनका ऑडिट मिला है। तो अब बिजनेस सेगमेंट अलग हो गया, तो हमें इसमें नॉलेज अलग तरीके से यूज़ करनी है, चाहिए होगी, स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होगी, थोड़ा सा ट्रेडिंग का आइडिया लेना होगा कि किस तरह से होती है, क्योंकि अभी तक जो ऑडिट किया है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का किया है, आप ट्रेडिंग का करने जा रहे हैं। तो इसमें ऑडिट कवरेज क्या रहेगा, कितने कंपोनेंट्स, अब मान लीजिए ब्रांचेस इन्वॉल्व हैं तो उनका ऑडिट कैसे कैरी आउट हो, तो ये सब चीज़ें उसे देखनी होंगी। और इन सब चीज़ों का एक वर्ड अगर एक वर्ड में एक्सप्लेन किया जाए तो यही बोला जाएगा कि इन सब चीज़ों को एंगेजमेंट के परव्यू में लाया जाएगा। बिजनेस सेगमेंट्स, एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज, ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन होगा, दीज ऑल थिंग्स दे फॉल अंडर एंगेजमेंट। तो पहला पॉइंट जो है वो यही बोलता है कि एंगेजमेंट के फीचर्स देखने हैं, उसका स्कोप देखना है। दूसरा पॉइंट, एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्योंकि हमें क्या प्लान करना है कि हमें ऑडिट कितने टाइम में कंप्लीट करना है और हमें कितना कम्युनिकेशन रखना है क्लाइंट से, अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स से, एंड सो ऑन। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंगेजमेंट के, पहले तो फीचर्स क्या हैं, उसमें पूरा बिजनेस कंसर्न घुस जाएगा, इंक्लूड होगा बिजनेस कंसर्न किस टाइप का है, क्या उसका साइज है, कितना एक्सपैंडेड है, कितने ब्रांचेस हैं, उसका सेगमेंट क्या है, बेसिकली उसके बिजनेस वर्टिकल्स हैं अगर तो वो देखे जाएंगे, फिर कितनी किस तरह से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होगा, तो ये सब फीचर्स में आते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हमारा टाइमिंग क्या होगा ऑडिट का, कितने कम्युनिकेशंस, कितने हमें फॉलो अप करने पड़ेंगे अपने टीम मेंबर से और क्लाइंट से। तो इसमें एक टाइम टेबल होगा।
रिपोर्ट कब करना है, इंटरम स्टेज पे करना है कि फाइनल स्टेज में करना है, एकदम एंड में करना है कि इंटरम में हो गया, जैसे आपको पीरियोडिकल बेसिस में रिपोर्टिंग करनी ही करनी है, ठीक है, कंपनीज के केस में जैसे। फिर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हो मैनेजमेंट के साथ, दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, जो बड़ी बड़ी जितनी भी कॉर्पोरेट्स होती हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स, उनमें तो ऑडिटर की मीटिंग्स होती ही हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ भी होती है लूप होल्स डिस्कस करने के लिए। उसके बाद भी अगर उन्हें सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिलते हैं तो जितने भी टॉप लेवल मैनेजर्स यानी कि सीईओ सीएफओज दोज चार्ज विद गवर्नेंस में आते हैं, उनके साथ मीटिंग्स होती हैं। और इसमें जो भी डिस्कशन होता है वो किस बारे में होता है कि रिपोर्ट्स किस टाइप की फ्रेम होंगी, क्योंकि इसमें भी ऑडिटर कंपनीज के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए रिपोर्टिंग करनी है तो फॉर्मेट्स देखते हुए चलेंगे ना कि किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, क्या टाइमिंग हो रिपोर्ट का, प्लस दूसरे अगर फॉलोअप होने हैं, दूसरे कम्युनिकेशंस होने हैं तो वो कैसे हो, रिटन होने हैं, ओरल होने हैं, ठीक है। मैनेजमेंट से डिस्कस करना कि ऑडिट का जो भी वर्क होगा उसके कॉन्टेक्स्ट में कैसे कम्युनिकेशन रहेगा। मान लीजिए अभी ऑडिट का जो वर्क चल रहा है, 10 दिन हुए हैं किसी कंपनी के ऑडिट को करते हुए और अभी 10 दिन और लगने हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे होनी कि कितना वर्क कंप्लीट हुआ, कितना वर्क अभी पेंडिंग है, क्या क्या चीज़ें और रिक्वायर्ड है। तो ये सब चीज़ें ना रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। उसके बाद फैक्टर्स कंसिडर करना, और ये फैक्टर्स किस कॉन्टेक्स्ट में, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट से जुड़े हुए होते हैं। अब ऑडिटर का जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहता है, जो ऑडिटर की रैशनैलिटी कहती है, जो वो अपने एक्सपीरियंस से गेन करता है, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, और वो किस में हेल्प करती है, वो बाकी टीम मेंबर्स को हेल्प करती है अपने टारगेट्स अचीव करने में, ऑडिट कंप्लीट करने में, ऑब्जर्वेशंस निकालने में। तो वो फैक्टर्स कंसिडर होंगे ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश करने में। सी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे सी पॉइंट में फैक्टर्स की बात हो रही है जो कि ऑडिटर के एक्सपीरियंस से आते हैं, जो हेल्प करते हैं बाकी टीम मेंबर्स को, यानी कि ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद क्या कंसिडर करना है, उसके बाद कंसिडर करना है रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। उसमें भी नॉलेज जो गेन हुई है, जो बाकी एंगेजमेंट्स परफॉर्म करी हैं पार्टनर्स ने, मान लीजिए और भी ऑडिट एंगेजमेंट्स और भी ऑडिट्स जो असाइन हुए एक पर्टिकुलर सीए फर्म को, जो पार्टनर्स ने परफॉर्मेंस दी है उसमें, उसकी परफॉर्मेंस किस लेवल से रही, कैसे कैसे प्रोसीजर्स रहे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्टिकुलर करंट एंगेजमेंट में भी। क्या नॉलेज गेन हुई, मान लीजिए देखिए बिजनेस कंसर्न्स अलग अलग रहते हैं, बिजनेस वर्टिकल्स रहते हैं, सेगमेंट्स अलग अलग रहते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग रहता है, लेकिन ऑडिटर के नॉलेज जो कॉमन नॉलेज होती है वो तो हर जगह सेम ही अप्लाई होती है हर एक बिजनेस में, बस उसका स्कोप चेंज होता रहता है, किसी में कम स्कोप रिक्वायर्ड है, किसी में ज़्यादा रिक्वायर्ड है, किसी में रिस्क असेसमेंट ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। अब यहाँ पे रिजल्ट्स देखने किसके, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ के, और उसके बाद एसरटेन, उसके बाद कैलकुलेट करना है कि रिसोर्सेज के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट में कितने लोग, मान लीजिए रिसोर्सेज की अगर बात करें तो कितने लोग रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या ऑडिट टूल्स रिक्वायर्ड हैं, कितने टाइम में ऑडिट फिनिश होगा, ये एकदम लास्ट में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या होती हैं, कभी सुना है आपने नाम इसका? अगर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की बात करें, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड यूज हो रहा है, ये भी एक नया टर्म आज आपको और मिल गया, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, इनके रिजल्ट्स को देखना, और उसके बाद जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है, जहाँ पे नॉलेज गेन हुई है दूसरे एंगेजमेंट्स में जो पार्टनर्स ने परफॉर्म किए हैं, वो भी एंटिटी के लिए, वो भी एक बिजनेस कंसर्न के लिए रेलेवेंट है। लेकिन प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती क्या है, देखिए कोई भी ऑडिटर कोई भी करंट ऑडिट के बिगनिंग पे कुछ एक्टिविटीज, कुछ चीजें अंडरटेक करता है करंट ऑडिट एंगेजमेंट स्टार्ट करने से पहले, जैसे प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है जो भी रिक्वायर्ड है,
क्लाइंट रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। नया नया क्लाइंट है, कोई भी जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं एक क्लाइंट को सस्टेन करने के लिए, कि उसे ट्रस्ट दिलाने के लिए कि आप हमारे यहाँ सर्विस लेने आए हो और आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस रेंडर होगी। सेकेंड पॉइंट, जितनी भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फॉलो करना, उनका जो भी हम कंप्लाइंस हैं उसे चेक करें। जैसे ऑडिटर कोई भी नया ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले क्लाइंट से भले ही ओरली बात हो जाती है, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर होता है, एक एंगेजमेंट लेटर होता है, उसमें प्रॉपर साइनिंग होने के बाद ही ऑडिट को फॉर्मल तरीके से एक्सेप्टेड माना जाता है। तो वो रिक्वायरमेंट्स देखना, और उसके बाद जो भी एंगेजमेंट के टर्म्स हैं उनकी एक अंडरस्टैंडिंग ले लेना। क्लाइंट की तरफ से अगर कोई टर्म स्पेसिफाइड है तो उन्हें देख लेना ऑडिट स्टार्ट करने से पहले। तो ये सब चीजें हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, जो इनिशियली ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर को कंसिडर करनी चाहिए। क्लाइंट रिलेशनशिप को देख लेना, ऐसे प्रोसीजर्स करना, एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं कि नहीं, एंगेजमेंट के टर्म्स को समझ लेना। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में जो आती हैं। बहुत डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे। अब ये बेसिकली ये पॉइंट कवर होने के बाद लास्ट में मैंने जैसे आपको बताया, तो लास्ट में हम सिर्फ ये देखेंगे कि रिसोर्सेज के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या हो एंगेजमेंट को या ऑडिट को कंप्लीट करने में, परफॉर्म करने में। ठीक है, इसके बाद जो बात हो रही है वो बात हो रही है रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, या आप कहो कि दोनों थोड़े सेम सेम सिमिलर से लग रहे हैं, तो नहीं, यहाँ पे एक जैसे ब्रीफ डिस्कशन किया हुआ है, ब्रीफ स्टेटमेंट है पैराग्राफ फॉर्म में, कि जैसे एक डिफरेंस होता है हल्का सा, एक शेयर लाइनिंग होती है डिफरेंस की, तो उस बारे में बात करिए। एक बार ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश हो जाती है, उसके बाद ऑडिट प्लान को डेवलप कर सकते हैं मैटर्स को देखने के लिए जो जो ऑडिट स्ट्रैटेजी में डिफाइंड है। ठीक है, जिसकी हेल्प से ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। ठीक है, बाय यूजिंग एफिशिएंट ऑडिटर्स रिसोर्सेस। समझ आया आप लोग को? एक बात ये समझिए, जैसे मैंने आपको ऑडिट प्लान के बारे में बताया था कि ऑडिट प्लान स्टैटिक नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यूअल प्रोसेस रहता है। ठीक है, ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान दोनों ही कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। ऑडिट स्ट्रैटेजी भी कभी भी स्टॉप नहीं होता है, पॉज नहीं होता है, क्लोजली इंटर रिलेटेड है दोनों, क्योंकि एक के अगर चेंज होने से, एक में अगर कोई चेंज हो रहा है, स्ट्रैटेजी में मान लीजिए कोई चेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली प्लान भी चेंज हो जाता है। लेकिन शुरुआत ऑडिट स्ट्रैटेजी से होती है, भले ही हमने ऑडिट प्लान पढ़ा पहले, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ना, ये यही बोलता है कि सबसे पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनेगी, ऑडिट स्ट्रैटेजी जैसे ही ले होगी उसके बाद ऑडिट प्लान डेवलप हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो बेस लेवल काम होगा, जो बेस लेवल काम होगा वो होगा ऑडिट स्ट्रैटेजी का। सबसे पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी और उसकी हेल्प से ऑडिट प्लान्स बनेंगे, जो ऑडिट स्ट्रैटेजी के जो मैटर्स हैं उन्हें केटर करने में हेल्प करेंगे, उन्हें अचीव करने में हेल्प करेंगे, और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। तो इसलिए दोनों ही इंटर रिलेटेड है। एक अगर कोई भी चीज मिसिंग हो तो दूसरी वर्कआउट नहीं कर पाएगी। ठीक,
अब इसके बाद का जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, जिसमें बात करी है कि ऑडिट प्लान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। तो ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है और हम इस पार्ट को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एकदम फ्रेश, क्योंकि आज मैं आपको एक साथ अगर सब पढ़ा दूंगी तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो। तो ऑडिट प्लान वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए। आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे बाय द नेम सी ज्योति ट्यूटोरियल्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। बाकी कोई भी क्वेश्चंस हो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए, या मुझे मेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर एक मैं नंबर एनक्लोज करती हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर भी पूछ सकते हैं। लाइव क्लासेस के लिए भी आप उसमें मुझसे डिटेल्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारी डिटेल्स रहेंगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये आज की क्लास समझ आई होगी। एंड नेक्स्ट क्लास से वील बी स्टडिंग what should be the contents of the audit plan. So, thank you.